चलिए सभी को गुड इवनिंग। आज के क्लास में जो बीएसएससी का प्रीवियस ईयर है उसी को आज देखेंगे, जो कि पीछे वाले क्लास में भी करवा चुके हैं कुछ, और कुछ अभी बचा हुआ है। जो नए जुड़े हैं इस चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करें तो ही चल पाएगा, क्योंकि अगर जो आप सभी लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लाए हैं जो बीएसएससी का टोटल हम करवा देंगे, जितना भी पूछा गया सवाल है सभी इसमें करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजराइल की मुद्रा जो है क्या है, तो नई शेकेल हो जाएगा। इजराइल की जो मुद्रा है वो नई शेकेल है। इजराइल की मुद्रा नई शेकेल, जबकि इजराइल के संसद को कहा जाता है नेसेट। इजराइल के संसद को कहते हैं नेसेट। इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। और इजराइल के जो है गुप्तचर संस्था को कहते हैं, इजराइल के जो गुप्तचर संस्था रहता है ना उसको कहते हैं मोसाद। इजराइल की जो है गुप्तचर संस्था को कहा जाता है क्या चीज़, तो मोसाद कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म यहीं इजराइल में यानी बैथल, जिसे कहते हैं बैथल लह नामक यानी इजराइल शहर में हुआ था। बैथल लहम जो कोई मतलब नगर पाया गया था वहीं यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इजराइल में ही पड़ता है आपका यरूशलम। यरूशलम जो है वो यहूदी है, यहूदियों और ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए पवित्र भूमि माना जाता है। कौन, तो यरूशलम जो है वो यहूदी, मुस्लिम और ईसाई को तीनों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। कहाँ, तो यहूदी को यानी जेरूशलम यानी पवित्र स्थल है। किसका, तो यहूदी हो गया, ईसाई हो गया और मुस्लिम के तीनों का प्रमुख यानी पवित्र स्थल माना जाता है जेरूशलम कहाँ है, आपसे पूछ लेगा कि जेरूशलम कहाँ है, तो इजराइल में हो जाएगा। जेरूशलम इजराइल में हो जाएगा। चलिए अगला करा है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि कौन सा जो कथन है वो कपास के संबंध में सही नहीं है। तो इसकी पैदावार उपोष्ण यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, तो ये सही है, क्योंकि इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होती है। कपास की खेती के लिए 500 से यानी 50 से यानी 100 सेंटीमीटर वर्षा यानी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए कपास की खेती के लिए। भारत में गुजरात राज्य कपास के ये भी चाहिए, क्योंकि गुजरात राज्य में जो कपास की खेती की जाती है। भारत में कहाँ, तो गुजरात में। भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नहीं ये गलत है। भारत में जो है छोटे रेशे वाले कपास के सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप सभी लोग बताइएगा कि कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है। कपास की जो खेती है वो कौन सी मिट्टी में होती है, तो आप सभी लोग जानते होंगे काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में जो है वो कपास की खेती यानी होती है। सर्वाधिक मात्रा में जो काली मिट्टी में उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी हो जाएगा। और कपास को और किस नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं कपास को ही कहा जाता है सफ़ेद सोना। कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। कपास को ही कहा जाता है सफ़ेद सोना। विश्व में जो लंबे रेशे के कपास जो सबसे बड़ा उत्पादक करता है, विश्व में आपसे पूछेगा कि विश्व में जो लंबे रेशे वाली जो कपास के उत्पादन विश्व में सर्वाधिक करता है यूएसए, जिसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सर्वाधिक करता है। कौन से, तो लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन यानी उत्पादक तथा निर्यातक दोनों करता है। कौन, तो यूएसए जो है यानी लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन करता है यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। इसका जो स्थापना किया गया था वह 1851 में स्थापना किया गया था। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता जो 1851 में किया गया था। कोलकाता में ही मदरसा का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 1881 में। 1881 में मदरसा का स्थापना हुआ था, कोलकाता में ही मदरसा का स्थापना हुआ था। और
आपसे पूछ लेगा कि जो मदरसा में जो यानी कोलकाता में जो ये है आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी है, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आपसे पूछ लेगा कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये हो जाएगा भारत सरकार के यानी खान मंत्रालय के अधीन। कौन सा मंत्रालय? खान मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। कौन? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है वो खान यानी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ये गणगौर होगा, घूमर भी होगा, कालबेलिया होगा, लेकिन लावनी नहीं होगा। लावनी ये है कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का है। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र का नृत्य शैली है। तो ये लावनी कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। लावनी महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र का जो वीरगाथा गीत कहा जाता है पोवाड़ा को कहा जाता है। पोवाड़ा को ही कहा जाता है महाराष्ट्र का जो है ना लोक गाथा गीत। महाराष्ट्र का लोक गाथा आपसे पूछ लेगा कि महाराष्ट्र का यानी वीर गाथा गीत किसे कहा जाता है? तो पोवाड़ा को यानी महाराष्ट्र का जो वीर गाथा गीत कहा जाता है। और एक है गुजरात का आपसे पूछ लेगा कि गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य कौन है? गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य कौन हो जाएगा? डांडिया जिसे कहते हैं। डांडिया जो है वो गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है, यानी परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। गुजरात में यानी पारंपरिक लोक नृत्य कौन हो जाएगा? डांडिया ये कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। राजस्थान में मांड मनाया जाता है। राजस्थान के जो लोक नृत्य है वो कौन है? राजस्थान के लोक नृत्य हो जाएगा मांड। राजस्थान के लोक नृत्य है वो मांड है। राजस्थान के लोक नृत्य क्या चीज़ है? मांड है। और जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है कौन हो जाएगा? बनावन। जम्मू कश्मीर का ये लोक नृत्य है, यानी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन हो जाएगा? बनावन। एक बार फिर से बोल देते हैं कि गुजरात का पारंपरिक नृत्य हो जाएगा डांडिया। गुजरात का पारंपरिक नृत्य डांडिया। और राजस्थान का पारंपरिक जो नृत्य है वो मांड है। और यानी कि जम्मू कश्मीर का ये बनावन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर वो किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में हो जाएगा। यूपी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। आपसे पूछेगा कि दशावतार मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो गुप्त काल में ही बनवाया गया था। गुप्त काल में ही बनवाया गया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो कौन सा भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो हो जाएगा विष्णु भगवान। आपसे पूछ लेगा कि गुप्तकालीन जो आपसे पूछ लेगा कि यूपी में दशावतार मंदिर कौन से भगवान के लिए यानी प्रसिद्ध है? तो विष्णु भगवान के लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना श्रेय दिया जाता है? यानी सांख्य दर्शन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कपिल का हो जाएगा। कपिल को यानी सांख्य दर्शन की यानी प्रणाली की स्थापना, सांख्य दर्शन की जो स्थापना किया था वो किसने? कपिल ने किया था। सांख्य के कपिल और गौतम जो है न्याय दर्शन के किए थे। गौतम न्याय दर्शन के यानी किए थे। दर्शन यानी न्याय दर्शन के किसने? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो जाएगा, जबकि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? न्याय दर्शक के तो गौतम हो जाएगा। और वैशेषिक दर्शन से आपसे पूछेगा कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है?
वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा कणाद हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन का कणाद हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सांख्य दर्शन के कौन हो जाएंगे? कपिल। सांख्य दर्शन के जो स्थापना श्रेय किसे माना जाता है? कपिल को। चलिए अगला क्वेश्चन, जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये हो जाएगा JB कृपलानी। जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी थे। JP कृपलानी थे। चलिए अगला चलते हैं। इसका ऑनलाइन है। इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी ने, आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सर्वप्रथम कब किया था? तो 1924 में। आपको पता होगा कि जब जेल से छूटे थे उस समय गांधी जी यानी बेलगांव की अध्यक्षता किए थे। सर्वप्रथम बेलगांव की अध्यक्षता किए थे कब? तो 1924 में। कौन? तो गांधी जी ने। आपसे पूछ लेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय यानी गांधी जी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो 1924 में। कहाँ किए थे? तो बेलगांव में। कहाँ किए थे? बेलगांव में। चलिए अगला है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सिद्धांत शिरोमणि जो प्राचीन ग्रंथ है वो किसका है? तो भास्कराचार्य का है। सिद्धांत शिरोमणि जो प्राचीन पुस्तक है वो किसका है? भास्कराचार्य का हो जाएगा। जबकि आपसे पूछ लेगा कि लीलावती जो है, लीलावती वो किसका है? तो भास्कराचार्य द्वितीय का। भास्कराचार्य द्वितीय का लीलावती हो जाएगा। तो इसका सही आंसर भास्कराचार्य हो जाएगा। आर्यभट्ट का सभी लोग जानते होंगे कि आर्यभट्टीय इसका नाम पर ही आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय हो जाएगा। चलिए अगला, पंजाब हिमालय किन नदियों के यानी मध्य स्थित है? पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय हो जाएगा? पंजाब हिमालय हो जाएगा। जबकि आपसे पूछ लेगा कि सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। इस तरह से याद रखिए, नहीं रहता है तो का से काली है यहाँ पे, तो का से कुमायूं हिमालय। इस तरह से यानी रिलेट करके याद रखिए तो याद रहेगा। यानी पंजाब हिमालय हो जाएगा सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज हो जाएगा। जबकि सतलज और काली के बीच यानी कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। और तीस्ता और यानी इस तरह से याद रखिए कि सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय और सतलज और काली के बीच यानी कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय हो जाएगा। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि सबसे अधिक लंबाई कौन से हिमालय की है? सबसे अधिक लंबाई, तो सबसे अधिक लंबाई जो है वो असम हिमालय की है। सबसे अधिक लंबाई असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के सबसे अधिक लंबाई जिसका लंबाई है 700 यानी नेपाल हिमालय नेपाल हिमालय की जो है वो सबसे अधिक है। नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता में, तो काली और तीस्ता को ही कहा जाता है नेपाल हिमालय, इसका है 800 है। जबकि तीस्ता और दिहांग को कहा जाता है क्या चीज़? तो असम हिमालय, इसको कहा जाता है असम हिमालय। इसका लंबाई है 720 किलोमीटर। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सिंधु और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय। चलिए, 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक यानी प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक ने प्राप्त किया था। 19वें जो एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला क्रिकेट टीम ही यहाँ पे कौन सा पदक यानी प्राप्त किए थे? अभी हाल यानी स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। चलिए, ये ऑनलाइनर की तरह याद रखिए। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला को कहा जाता है? सोन नदी को प्रवेश रोहतास। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस यानी जिला को कहा जाता है? तो रोहतास जिला को कहा जाता है सोन नदी का प्रवेश।
रोहतास नदी को ही यानी रोहतास जो ज़िला है उसको कहा जाता है सोन नदी का प्रवेश। सोन नदी का उद्गम जो होता है, सोन नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। सोन नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक के पहाड़ी से जो निकलता है, यानी आपसे पूछ लगा कि सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। सोन नदी किसका सहायक नदी है, तो गंगा का हो जाएगा। सोन नदी किसका सहायक नदी है, ये गंगा का सहायक नदी है। चलिए अगला, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं, एक हो जाएगा। बिहार में जो है वो टोटल रामसर कितना है, रामसर जो साइट है वो कितना है, एक है। जबकि टोटल इंडिया में आपसे पूछेगा कि इंडिया में कितना रामसर साइट है, तो ये 75 हो जाएगा। इंडिया में कितना रामसर साइट है, 75 हो जाएगा। और पूछेगा कि आपसे पूछ लिया कि सबसे अधिक रामसर साइट किसके पास है, तो ये तमिलनाडु के पास है। सबसे अधिक रामसर साइट किसके पास है, तमिलनाडु के पास हो जाएगा। चलिए अगला, किसके द्वारा जो फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, तो अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा कब, तो 1571 में स्थापित किया गया था फतेहपुर सीकरी को, यानी मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था किसने, तो अकबर ने ही बनाया था फतेहपुर सीकरी को राजधानी। कब बनाया था, तो 1571 में बनाया था। बाबर ने बाबर ने कौन सा यानी लिखा था, तो बाबरनामा। बाबरनामा में लिखा था कि कृष्ण देव राय को सबसे यानी शक्तिशाली राजा कहा था किसने, तो बाबर ने बाबरनामा में लिखा था। चलिए, और अकबर ने जो, चलिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना अधिक नहीं हो सकती है, तो ये 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 15% जो है अधिक नहीं हो सकता है। आपसे पूछेगा कि 51वां जो है संविधान संशोधन कब हुआ था, 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 51वां जो है संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में। ये पूछता है कि 51वां जो है संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में होता है। अगला, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या है, तो ये सभी आप सभी लोग जानते होंगे कि सिकंदर के सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को जब सेल्यूकस निकेटर जब पराजित हो गया, तो ये अपने बेटी यानी कार्लेनिया की शादी यानी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए थे किसने, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी यानी कार्लेनिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिए थे। और कब करवाए थे, यानी ये युद्ध कब हारा था, 305 ईसा पूर्व में जो है हारा था, ईस्वी में 305 ईस्वी में हारा था युद्ध। कौन, तो सेल्यूकस निकेटर। उसी समय जिस समय कार्लेनिया की शादी करवाया था, तो उस समय दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने यानी 4 राज्य दिया था। काबुल, ये पूछता है कि कौन कौन यानी दान में जो है कौन कौन दिए थे, तो काबुल हो जाएगा। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। ये पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी जो है कार्लेनिया की शादी जब चंद्रगुप्त मौर्य से करवाए थे, तो दान में कौन कौन से दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार और हेरात और मकरान। तो कौन कौन दिए थे दान में, काबुल, कंधार और हेरात और मकरांत हो जाएगा। और सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के पास, जिसका नाम था मेगास्थनीज को यानी भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए। एक सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत के रूप में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था किसको, तो मेगास्थनीज। आपसे पूछ लेगा कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर कितना दिए थे, 4 गो, काबुल, कंधार, हेरात और मकरांत। ये पूछता है कि कौन कौन जो है इनमें से कौन से जो है वो नहीं दिए थे, इस तरह छाटने आपको दे देगा, तो ये हो जाएगा काबुल, कंधार, हेरात और मकरांत।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज रहता था। प्लूटार्थ नामक वैज्ञानिक जो है, प्लूटार्थ जो है कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है ना उपहार में स्वरूप दिया था। कितना हाथी? 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। ये किसका कहना है? तो प्लूटार्थ का कहना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था, या किसका कहना था? तो प्लूटार्थ का कहना था। किसका कहना था? प्लूटार्क का कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है दान में दिया था। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा निर्वाचन से। भारतीय जो संविधान का 15वां भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। और 324 अनुच्छेद 324 भी निर्वाचन से संबंधित है। 324 से 329 तक यानी निर्वाचन से संबंधित है, लेकिन मूल रूप से पूछेगा तो 324 हो जाएगा। चलिए आपसे पूछ लेगा कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना रहता है? कार्यकाल कितना रहता है? तो 6 से 65 वर्ष तक रहता है। इसका जो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल रहता है 6 से 65 वर्ष तक इसका रहता है, कार्यकाल रहता है। चलिए अगला है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में है? तो ये दक्षिणी दिशा में हो जाएगा। कोरोमंडल का जो मैदान है वो भारत के दक्षिणी दिशा में कोरोमंडल का मैदान पाया जाता है, जहाँ की आपके तमिलनाडु के पूर्वी भागों में कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु के जो है पूर्वी भागों में कोरोमंडल तट है। कहाँ? तो तमिलनाडु के पूर्वी भागों में। चलिए और जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट कहते हैं। जो कन्याकुमारी से कृष्णा जो है तट तक को यानी कोरोमंडल तट कहा जाता है। किसको? तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और आपसे पूछ लेगा कि मालाबार तट किसे कहते हैं? तो मालाबार तट हो जाएगा म से मालाबार, म से मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, म से मालाबार, म से मंगलुरु से यानी कन्याकुमारी तक मालाबार तट रहता है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो है प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय नृत्य है जम्मू कश्मीर का, जिसे कहते हैं दुमहल। दुमहल जो है वो जम्मू कश्मीर का यानी प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का एक नृत्य और है जिसे रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है। रऊफ जो जनजाति जम्मू कश्मीर में पाया जाता है उसी के द्वारा ये दुमहल जो है नृत्य किया जाता है। दुमहल नृत्य आपसे पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर में दुमहल नृत्य कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो रऊफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये रऊफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। और आपसे पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर के और कौन कौन है लोक नृत्य, देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो लोक नृत्य है वो हिकात हो जाएगा, हिकात, मंदजस, कुद डांडी भी जम्मू कश्मीर का यानी कि लोक नृत्य है। नाच भी है, नाच जिसे कहते हैं दमाली। ये सभी दमाली जो है ये प्रसिद्ध है। दुमहल हो गया, दमाली हो गया, ये सब प्रसिद्ध है। तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? यानी कि प्राथमिकता को जो है विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को जो है विकास से हटाकर यानी प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1961 से 1966 तक चला था। और आपसे पूछ लेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा तैयार किया था वो किसने किया था? तो पीसी महालनोबिस ने किया था। पीसी महालनोबिस ये पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है वो रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस रूपरेखा उसका तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है,
नई संसद भवन में प्रस्तुति महिला आरक्षण विधेयक। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत जो है भारत को कितना % आरक्षण दिया गया है, तो 33%। भारत को 33% जो है वो आरक्षण के तौर पर दिया गया है। यानी नई नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण जो है प्रदान किया गया है, तो 33% हो जाएगा। इसको ऑनलाइन याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो राजेंद्र प्रसाद वाणिज्यिक से ये नहीं है। राजेंद्र प्रसाद है वो खाद्य और कृषि से राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति से, ये सही है। श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी है वो उद्योग और आपूर्ति से, ये सही हो जाएगा। श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी है जो उद्योग और आपूर्ति से, जबकि राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य और कृषि से। और राजकुमारी अमृता कौर है स्वास्थ्य से, शिक्षा से नहीं बल्कि स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य यानी विभाग से है। कौन, तो राजकुमारी अमृत कौर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये है शिक्षा से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा से हो जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा से, राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य और कृषि से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका आंसर जो हो जाएगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी खाद्य और आपूर्ति से हैं, जबकि राजकुमारी अमृता कौर ये शिक्षा से नहीं बल्कि स्वास्थ्य से हैं। और मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद ये वित्त मंत्री से नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री से हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किससे हैं, तो शिक्षा मंत्री से हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल किया गया है। पूछ रहा है कि इनमें से किसे राज्य सूची में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा बाजार और मेले को राज्य सूची में शामिल किया गया है। बाजार और मेले को किसमें, तो राज्य सूची में यानी शामिल किया गया है। जबकि रेलवे को आपसे पूछ लेगा कि रेलवे कौन से यानी सूची के अंतर्गत आते हैं, तो रेलवे कौन से सूची के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये समवर्ती सूची में आ जाएंगे। रेलवे जो है वो संघ सूची में भी आ जाएंगे और राज्य सूची में भी रेलवे आ जाएंगे। तो ये कौन से सूची में आ जाएंगे, समवर्ती सूची में। आपसे पूछ लेगा कि राज्य सूची में कितने विषय आते हैं। राज्य सूची में कितने विषय, पहले थे 66 अब हो गए 61। पहले थे 66 अब हो गए 61। और पूछ लेगा आपसे कि जो है संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में कितना विषय, 98 विषय हैं। संघ सूची में 98 विषय, जबकि समवर्ती सूची में जो ये 5 विषय जो घटा था इसी को यानी लाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है, जिसे 52। पहले था समवर्ती सूची में 47, तो ये राज्य सूची से जो 5 को लाया है वो समवर्ती सूची में लाया है, जो कि 47 और 5 को राज्य सूची से लाया गया है, तो 47 और 5 52 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। महिला हॉकी जूनियर एशिया का 2023 का खिताब किस देश ने जीता था, तो ये भारत हो जाएगा। महिला एशिया खिताब 2023 का खिताब किसने, तो भारत ने किसको हरा कर जीता था, तो दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता था। किसको हराकर, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था महिला हॉकी जूनियर कप 2023। चलिए, और पुरुष हॉकी जूनियर कप में पुरुष जो है हॉकी जूनियर कप में भी भारत जीता है। किसको हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर यानी भारत जीता है। किसमें, तो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में, जो कि 2023 में जो है पुरुष और महिला दोनों में इंडिया जीता है। महिला जो है वो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है, जबकि पुरुष पाकिस्तान को हराकर जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। गांधी जो है वो शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपको गीता
प्रेस को, गोरखपुर के रहने वाली है गीता प्रेस। गीता प्रेस कहाँ रहने वाली है? गोरखपुर को। इसे गांधी शांति पुरस्कार अभी दिया गया है, यानी गांधी शांति पुरस्कार जो है अभी हाल ही फिलहाल में दिया गया है, 2021 में दिया गया है। जबकि 2020 में जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था वो शेख मुजीबुर यानी शेख जो है मुजीबुर रहमान को दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। कब? तो 2020 में दिया गया था, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। चलिए, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 जो लॉन्च किया था वो किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया था? तो LVM-3M4। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि LVM-3M4 ये कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को जो चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था वो किसके द्वारा? LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। LVM क्या नाम था? LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? टोक्यो ओलंपिक जो है वो 2020 का आदर्श वाक्य क्या चीज़ हो जाएगा? तो यूनाइटेड बाय यानी गेम, यूनाइटेड बाय गेम हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय गेम, इसका जो आदर्श वाक्य वो हो जाएगा। अगला ओलंपिक जो है आपसे पूछेगा, अगला ओलंपिक यानी 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में आयोजित किया जाएगा। पेरिस में, यानी 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक जो है वो 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में हो जाएगा। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। चलिए, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस कहने का मतलब है कि जो महिला काम वगैरह करती है, मतलब उद्यमी में जो काम करती है वो कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर हो जाएगा। महिला जो है उद्यमिता दिवस 19 नवंबर, ये 2014 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। महिला उद्यमिता दिवस आपसे पूछेगा कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ? तो 2014 से, यानी 19 नवंबर 2014 से। तो इसका जो दिवस यानी महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर हो जाएगा। महिला उद्यमिता दिवस कब? 19 नवंबर। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात अगला क्लास में देखेंगे। जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका जितना भी चलेगा BSSC का जितना भी पूछा गया सवाल है इसमें चलेगा। अब जितना भी BSSC में पूछा गया सवाल इससे चलेगा। BSSC और ALP में भी पूछा गया सवाल चलेगा। और कुछ वीडियो में जब हम डालेंगे तो उसमें BPSC हो गया, UPSC हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, उसमें जो पूछा गया टोटल सवाल है उसमें भी यानी उसको भी कवर करेंगे कुछ वीडियो में। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात कल के क्लास में, अगला क्लास में। यानी जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत।